करो, थोड़ा समझने के लिए ध्यान दें, बाकी कचरा कुछ नहीं करना। शुरू करो, 3 भागों में बांटो इसे, केंद्र, प्रांत और स्थानीय। अब बात करते हैं शुरू से, जहां से पेपरों में बात आती है। चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला राजा है जिसने न केवल राजधानी को व्यवस्थित रूप से बनाया है, बल्कि शासन करने के लिए निश्चित रूप से एक रूपरेखा बनाई है। इससे पहले आप लोग सिंधु सभ्यता में कोई विशेष उत्तर नहीं पाते कि जनतंत्र था, लोकतंत्र था, राजतंत्र था, क्या था, कुछ पता नहीं लगा। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए। वैदिक काल में जहाँ जन थे और उनके शासन व्यवस्था सभा समितियों के इर्द गिर्द घूमती रही। मौर्य काल ऐसा है और महाजनपद काल ऐसा है जिसमें संथागार या राजतंत्र। लेकिन पूरे अधिकारी तंत्र की पूरी पहली व्याख्या अगर कहीं हुई है तो वो यहाँ हुई, अर्थशास्त्र में हुई। लेकिन यहाँ पेपर में आ जाता है अर्थशास्त्र कैसा ग्रंथ, तो क्या अर्थव्यवस्था पर बोलता है या राजनीति पर? अगर इकट्ठा प्रश्न भी आ जाए राजनीति और अर्थव्यवस्था पर तो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर राजनीति और अर्थव्यवस्था तो अलग अलग ऑप्शन रखे हों तो राजनीति उत्तर सही है, फिर अर्थव्यवस्था उत्तर सही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मौर्य काल के नगर प्रशासन के ऊपर अगर कोई जानकारी देता है तो वो मेंगनीज है। लेकिन वो विशेषकर पेपर में यूं पूछ ले कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र के शासन पर जानकारी देता है तो भी उत्तर वही है, क्योंकि वो एक ही नगर की जानकारी देता है, वो है पोलिब्रोथा, पाटलिपुत्र। अब दूसरी बात ये, मौर्य काल का प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। ये बात सब जानते हो, पॉलिटिकल में पढ़ के भी आए हो। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र, वो जो 7 सिद्धांत हैं, जो कहता है कि राज्य एक शरीर है और ये 7 सिद्धांत उसके अवयव हैं, उसके अंग हैं, सब अंग हैं, और उसके आधार पर चंद्रगुप्त ने शासन किया। लेकिन पेपर में प्रश्न फिर अंदर से ना आए और वो बाहर से करें कि मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है या क्या सत्य नहीं है, तो उसकी प्रकृति के बारे में, द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो बात लिखता है। जैसे मौर्यकालीन प्रशासन केंद्रीकरण की परंपरा पर आधारित था, बात सही है। विकेंद्रीकरण नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप पढ़ोगे तो लगेगा विकेंद्रीकरण है। लेकिन विद्वानों ने यही आरोप लगाया है कि चंद्रगुप्त का शासन शोषण की नीति पर भी कहीं ना कहीं आधारित था। आज चर्चा करेंगे। दूसरे, निरंकुश था लेकिन अत्याचारी नहीं था, ये बात भी सही है। इसलिए आप उसे कह सकते हो प्रबुद्ध निरंकुश, जागा हुआ निरंकुश, कल्याणकारी निरंकुश। निरंकुश का मतलब तो है कि सारी शक्तियां किसके हाथ में हैं? राजा के हाथ में। लेकिन वो उनका प्रयोग जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं करता। हालांकि पहला और दूसरा उत्तर दोनों के विरोधाभासी दिखते हुए प्रतीत होते हैं, और थोड़ा गौर से सुनना, यही बात है। तीसरी बात ये, क्योंकि अशोक भी उसमें जुड़ेगा तो कल्याणकारी भावना थी। अब शुरू करो बात केंद्र, जहां से मामला उलझता है। केंद्र में सर्वोपरि तो है राजा, जिसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन राजा से ही बात करूं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए? ये राजा उच्च कुल का होना चाहिए। जैसा कि ये बात हमारे सामने अब स्पष्ट है, जहां हमने जिस टॉपिक को नहीं पढ़ा कि चंद्रगुप्त की जाति क्या थी, वो क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, क्या था, नहीं भी पढ़ा तो भी एक उत्तर हमारे सामने है। ये 3 लाइनें याद रख लेना। ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त को शूद्र कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ उसे क्षत्रिय कहते हैं, मुद्रा राक्षस भी उसे शूद्र कहता है। लेकिन थोड़ी बात ये करें, आप सबने पढ़ा है कि नंद राजा शूद्र थे, हमने बार बार जिक्र किया है, और एक बार उसका अपमान भी कर दिया था चाणक्य का अपने दरबार में, और उसने कहा था कि राजा ऊंचे कुल का नहीं है, चंद्रगुप्त ने सिकंदर को कहा, और वो था ब्राह्मण चाणक्य। तो एक बात सीधी उसके अर्थशास्त्र में लिखी है, उसे थोड़ा याद रखें कि जनमत जनता दुर्बल अभिजात का तो समर्थन करता है, लेकिन शक्तिशाली अनअभिजात का समर्थन नहीं करता। मतलब जनमत जो है कमजोर राजा हो भले ही, लेकिन ऊंचे कुल का हो, उसका तो समर्थन करता है। लेकिन ऊंचे कुल का ना हो, भले शक्तिशाली हो, उसका समर्थन वो नहीं करता। अगर ये बात सत्य मान लें तो ये बात सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र तो नहीं था, क्योंकि एक ब्राह्मण व्यक्ति जिसे राजा बनाएगा, अगर एक शूद्र को गद्दी से उतार कर अगर शूद्र को ही राजा बनाना है तो फिर उसको इतना सारा तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। तब हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हो सकता है ब्राह्मण ना हो, लेकिन वो क्षत्रिय से नीचे भी नहीं था।
और बहुत संभव है वो क्षत्रिय ही था, क्योंकि आप पढ़ते भी रहे हो, हमने भी पढ़ा है कि मयूर पालकों के सरदार की जो बेटी थी, इसी के नाम से उनका नाम मयूर से मौर्य और मौर्य से मौर्य पड़ा है, हम ये पढ़ते भी रहे हैं। तो ये एक तो राजा हो ऊंचे कुल का, अभिजात हो भले ही निर्बल हो, ये बात कौन कहता है? अर्थशास्त्र। फिर वो कहता है कि सारी शक्तियों का मालिक राजा स्वयं होता है, जिसमें न्याय बनाना और कानून बनाना, कानून को लागू करवाना और उसका पालन करवाना। जैसे आप पढ़ते हो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारी शक्तियां एक तंत्र में होती हैं। लेकिन वहीं कौटिल्य कहता है राजा कैसा हो, ऊंचे कुल का तो हो, फिर उसका नेचर कैसा हो। ये दो लाइनें याद रखनी है कि प्रजा के हित में राजा का हित, राजा का हित, प्रजा की भलाई में राजा की भलाई। अच्छा वो नहीं जो राजा को लगे, अच्छा वो जो प्रजा को लगे। इसका मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की कामना करता है कौन? अर्थशास्त्र, और उसी के नियमों पर उसका सारा शासन चलता है। फिर एक बात, अब राजा के अब यहाँ से एक मामला पेचीदा है, अब आपको ये समझ लिया तो सारा प्रशासन खत्म, कुछ भी नहीं। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, वो सामान्य बात होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मामला टेढ़ा है। एक ये होती थी और एक मंत्रिण होती थी और एक मंत्री परिषद होती थी, बस यही मामला समझना है और कुछ भी नहीं। और इसको समझने के लिए आप वर्तमान राजनीति में आ जाओ और बात आसान हो जाएगी। आप आज के टाइम में भी एक ढांचा पढ़ते हैं मंत्रिमंडल, और एक शब्द पढ़ते हैं मंत्री परिषद। और जहाँ तक हमारे सिलेबस में भी है ये चीज़ कि हमारे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों में उसका उल्लेख है। एक बार अनुच्छेद 352 में जहाँ दर्ज है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। ये बात पिछली बार फर्स्ट ईयर की जीके में आई भी है। क्या सत्य नहीं है और समझ नहीं आया लोगों के? वहाँ मंत्री परिषद पढ़ जाते हैं हम गलती से। आपातकाल की घोषणा किसके लिखित आदेश सिफारिश पर होगी? मंत्रिमंडल के। लेकिन हमारा भी ये उद्देश्य नहीं है, हमें वो जानना है। तो आप सब लोग जितना जानते हो, एक लाइन बोल रहा हूँ मेंटल एबिलिटी की तरह समझ में आ जाए बात, ठीक तौर पर व्याख्या करेंगे। मंत्री परिषद के सदस्य, सारे सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, लेकिन मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य अनिवार्य रूप से होते हैं। यानी कि इन्हीं में से चुने जाते हैं कुछ लोग मंत्रिमंडल, जिसको आप कैबिनेट मंत्री कहते हो, और उनकी कोई विशेष परिभाषा संविधान में नहीं है कि कौन कैबिनेट मंत्री होंगे। लेकिन फिर भी आप सब जानते हो कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिनमें रक्षा, संचार, विदेश मामले, ये मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। उन लोगों को दिए जाते हैं जो बड़े दिग्गज, जिनकी छवि बहुत साफ रही हो, इसलिए वो स्वभावतः किस नाम से जाने जाते हैं? कैबिनेट मंत्री, और वो है मंत्रिमंडल। और जब आप उनका फर्क करते हो कि इनमें फर्क क्या है, तो बड़े बड़े मुद्दों पर सारे लोगों की बैठक बुलाना संभव नहीं होता, इसलिए जल्दी से उनकी बैठक बुलाकर फैसले जल्दी में लिए जाते हैं, वो मंत्रिमंडल में ही ले लिए जाते हैं। बड़े बड़े अधिवेशन बुलाने मुश्किल होते हैं, बड़े बड़े प्रस्तावों पर फिर प्रस्ताव बहुमत लेना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी बैठकें बुला ली जाती हैं। अब यहाँ आइए, यानी कि इन दोनों चीज़ों को पढ़ना है कि राज्य के जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद है, राज्य को सलाहकार तो यही है, ऐसी बात नहीं कि ये नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को अलग करके राज्य के मंत्रिमंडल के रूप में, जिनको नाम छोटा है मंत्री, उधर नाम बड़ा है, इनका वेतन इतना है, और इसके आगे पूरी बात पढ़नी है ये, और इसका वेतन है इतना। ये एक बहुत जरूरी बात। आप अगर वेतन की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से पद किसका महत्वपूर्ण है? मंत्रिण का। अब मंत्रिण में कौन लोग आते हैं? देखिए, सबसे पहला नाम तो ये है, आप इसे ये नाम भी दे सकते हैं, एक। दूसरा नाम आप ये दे सकते हैं, तीसरा नाम ये है, और चौथा नाम ये है। यानी क्या? मंत्री परिषद और मंत्रिण में अंतर यह है कि मंत्रिण में 4 लोग, पुरोहित या प्रधानमंत्री, राजा का बेटा, सेनापति और सन्निधाता, और मंत्री परिषद में बचे हुए सारे लोग।
एक शब्द आता है अर्थशास्त्र में आत्यायिक। आत्यायिक ये शब्द याद रखना। आत्यायिक का मतलब होता है अति आवश्यक। वो मामले जिन पर बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, बहुत जरूरी होता है, तो उनके फैसले किन 4 लोगों से ही ले लिए जाएंगे जो कहाँ है, मंत्रिण में है। लेकिन ध्यान देना, ये 4 लोग अनिवार्य रूप से किसका हिस्सा है, मंत्रिपरिषद का। लेकिन इनमें से ये 4 अलग करके इनको ये रूप दे दिया गया और राजा के बड़े करीबी सलाहकार ये हो गए। और वो देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, ये राजा का प्रमुख प्रधानमंत्री है, चाणक्य हो गया। युवराज राजा का बड़ा बेटा हो गया। सेनापति सारी सेनाओं का मालिक हो गया। और ये राजकोष का अधिकारी है, जिसको आप खजांची कहते हैं, कोषाध्यक्ष कहते हैं, सन्निधाता। तो इन लोगों से राजा बैठक करेगा और बड़े फैसले लेगा। अब एक बात और आ गई, राजा सलाह इनसे भी ले सकता है, इनसे भी ले सकता है, लेकिन सलाह को मानने के लिए बाध्य वो नहीं है। अब दूसरी बात, मंत्रिपरिषद में कितने लोग, 18। किस नाम से जाने गए, तीरथ। किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। ये बड़ा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद के बारे में इंद्र की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जिसमें बहुत सारे मंत्री थे। वो कहता है राजा की मंत्रिपरिषद जितनी बड़ी होगी उतना बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ एक बात वो भी कहता है, इन मंत्रिपरिषद में 18 मंत्री हैं, उनको नाम दिया गया 18 तीर्थ। आप यूं कह सकते हो, कुल विभाग कितने बनाए गए, 18, और उन विभागों को कहा गया तीर्थ। ये समझना है। और हर तीर्थ का एक मंत्री हो गया, हर विभाग का एक मंत्री हो गया, तो वो 18 तीर्थ हो गए। और ये बात आपको पढ़ी भी होगी, मैं उनके नाम ले रहा हूँ 18 तीर्थों के। थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। मंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, व्यवहारिक, प्रदेष्टा, दुर्गपाल, दंडपाल, अंतपाल, नागरिक, द्वारिक, अंतर्वशिक, आटविक, प्रशासता, दंडपाल, जिसमें एक कर्मांतिक नाम और है, कारखानों का अध्यक्ष। तो ये जो लोग हैं, ये कुल मिलाकर किस में आते हैं, मंत्रिपरिषद। काम क्या, 4 लोगों का नाम याद रखना है जो पेपर में आता है, सुमेलित करवाया जाता है कि इनके काम क्या है। समाहारता और सन्निधाता, 2 विशेष याद रखने हैं। एक तो नाम ये याद रखना है समाहारता, और एक नाम है सन्निधाता, और एक नाम ये हो गया जो आपको उलझाएगा, प्रदेष्टा, और एक नाम है व्यावहारिक। और चलिए एक और लिख लीजिए, कर्मांतिक। इतने से बाहर नहीं जाएगी बात, पर फिर भी मैं बात पूरी कर देता हूं। समाहर्ता टैक्स वसूलने वाला, कर संग्रह करने वाला। सन्निधाता संग्रह किए हुए कर को खजाने में जमा करने वाला। ये जिक्र तो हमने यहाँ भी किया है, सन्निधाता। इन 2 में कंफ्यूजन बहुत होता है और पेपर में पूछा जाता है। प्रदेष्टा है न्यायाधीश, लेकिन यहाँ एक थोड़ी बात आगे और भी आएगी। ये न्यायाधीश कौन सा है, फौजदारी। ये तो जानते हो ना, मामले 2 तरह के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। लड़ाई दंगों से संबंधित मामले फौजदारी में आते हैं, और लेन देन के गबन के मामले जो है वो दीवानी मामलों में आते हैं। और दीवानी मामलों का अध्यक्ष ये था। इतना तो पता हो उन 18 लोगों में से इन 4 लोगों का, समाहर्ता कर संग्रह करने वाला, सन्निधाता खजाने का मालिक, प्रदेष्टा न्यायाधीश, व्यवहारिक दीवानी मामलों का न्यायाधीश। अब यहाँ आ जाइए, कर्मांतिक, कारखानों का अध्यक्ष। और इनको अर्थशास्त्र अध्यक्ष ही कहता है, यह भी ध्यान रखना। इन मंत्रियों को, विभागों के अध्यक्षों को अध्यक्ष ही कह रहा हो। और अब बात ये, अभी तक जो बात हमने करी, राजा सारी शक्तियों का स्वामी है, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है, उनका वेतन 12,000 पण वार्षिक है, पण सामान्य मुद्रा है। लेकिन कुछ जल्दी फैसले लेने के लिए मंत्रिपरिषद में से 4 लोग अलग किए गए, युवराज, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता। और ये 18 कहलाए तीर्थ। तीर्थ मतलब डिपार्टमेंट, संख्या 18। और उनमें ये प्रमुख, कर्मांतिक कारखानों का अध्यक्ष, समाहर्ता कर संग्रह, सन्निधाता खजांची, प्रदेष्टा फौजदारी अध्यक्ष, जज, और व्यवहारिक दीवानी जज। ये हुई बात। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, ये हो गई बात। अब यहाँ आ जाइए, प्रांत। सीधी बात, यहाँ से एक प्रश्न आता है। अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए, गौर से सुनना,
कि मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे, तो उत्तर रहेगा ये। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के कितने प्रांत थे, तो ये बारीक बात ध्यान रखनी। बाकी कोई सामान्य बात है, आप पढ़ते भी हो, जिसमें एक नाम आप पढ़ते हो उत्तरापथ, सीधा पहले मैं वही लिख दूं दक्षिणापथ। एक आप लिख सकते हो कलिंग, एक आप लिखते हो प्राची, लेकिन इसमें एक बचा। देखिए उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, प्राची अलग किया है मैंने जानबूझकर उसे, यहां से कई प्रश्न आए। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दूसरे की राजधानी सुवर्णगिरी जो आजकल कर्नाटक में है। कलिंग की राजधानी तोसली, वैसे दो थी, एक संपा, लेकिन प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र और अवंती की राजधानी उज्जैन। ये बात तो रटनी है, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे, उत्तरापथ उत्तर का पथ, और हमारे देश का उत्तर का पथ उस समय क्या था, उत्तरी पश्चिमी एरिया सारा। तो तक्षशिला कहाँ पड़ता है, वर्तमान उत्तरी पश्चिमी भारत में, और वो चला गया बाहर पाकिस्तान में, रावलपिंडी में, ये उसकी राजधानी। V.S. अयंगर महोदय, उन्होंने एक बात कही, दक्षिणापथ की जो राजधानी है सुवर्णगिरी, वर्तमान में कर्नाटक में रायचूर दोआब में कनकगिरी नाम की जगह से उसका समीकरण किया जाता है, हालांकि वो क्लियर नहीं है। कलिंग उड़ीसा, तोसली, प्राची पूर्वी भारत को कहा गया पाटलिपुत्र, और अवंती जहां का अशोक राजा बनने से पहले राज्यपाल था, उज्जैन। सवाल ये है, हमने कहा अशोक के काल में कितने, 5, या मौर्य काल में 5, चंद्रगुप्त के काल में 4, तो 5वां ये अलग था जिसको किसने जीता है, अशोक, यानी कि उससे पहले 4 हैं, अशोक ने 5 कर दिए। अब सवाल ये जो प्रांत है इसके अधिकारी को क्या कहा गया, एक तो ये नाम भी आता, 2 नाम याद रखिए। थोड़ी यहाँ ध्यान रखने की बात है, एक लाइन और आपको पता है लेकिन जोड़ते नहीं। राज्य प्रांतों के अधिकारी अक्सर राज्यपाल कहलाते थे, उपराजा भी कह देते थे इनको, और इनकी अपने राज्यों में पूरी चलती थी, अपनी एक मंत्रिपरिषद, जैसे इनकी मंत्रिपरिषद भी होती थी। सामान्यतः इन पदों पर राजा के बेटे होते थे, लेकिन योग्यता के आधार पर भी पदों का बंटवारा होता, जैसा कि सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य, यानी कि वो राजा का बेटा नहीं है। आज ही मैं भी केसी पढ़ रहा था, जाके आप देखना, फुट नोट में नीचे लिखी हुई है वो लाइन। अगर कोई आपसे पूछे कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्ते राज्ञार्थे पुष्यगुप्ते वैश्य राष्ट्रीय, सारी बात लिखी हुई है। सुदर्शन झील बनवाई तो शास्त्र ने उसे ठीक करवाया, सारी बात लिखी हुई है। अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सारी बात लिखी हुई है, वो लाइन पूरी छपी हुई है नीचे। तो अब सवाल ये है कि हमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ही बताता है कि उसको राष्ट्रीय भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मतलब वहां का राज्यपाल, और सामान्यतः अर्थशास्त्र उसको नाम देता है राज्यपाल। सामान्यतः राजा के बेटे ही होते थे, जैसे कि सुसीम, अशोक, कुणाल भी तक्षशिला का गवर्नर रहा, सुसीम भी रहा, अशोक अवंती का रहा, और इस तरह से एक ढांचा पढ़ा गया। और प्रांतों की सामान्य संज्ञा है ये याद रखना। तो तीर्थ तो कहलाए विभाग, प्रांत कहलाए चक्र। तो अब मैं कहूं ये संख्या जोड़ दो, चक्र कुल कितने, 5, चंद्रगुप्त के काल में कितने, 4। ये सवाल हमारा क्लियर। अब एक नई चीज जो हमारी गाइडों में नहीं है, आपके आर्य में भी नहीं, वो केसी में है, सारी किताबों में है, रेफरेंस बुक में तो सब में ही है, वो आज के साथ जोड़नी है। जरा गौर करना, हमारे आज एक तो हो गया राज्य आज के टाइम में, फिर मैं कहता हूं जिला, और इसके बीच में क्या पढ़ते हैं, संभाग। मौर्य काल में प्रांत चक्र के बीच में और विषय के बीच में, जिले को क्या कहते थे, विषय, इसके बीच में एक जगह और पड़ती थी और उसका नाम ये मंडल। एक ही लाइन में उत्तर दूंगा और सीधा पेपर में आ सकता है। मौर्य काल में प्रांतों के और विषय के बीच में, जिले और प्रांत के बीच में एक और संज्ञा थी, संभाग, और उसको कहा गया मंडल। और मंडल का अधिकारी होता था प्रदेष्टा, जो किसके अधीन होता था, ये याद रखना। ये आगे जाकर बहुत डीप चला गया, ये प्रश्न सीधे लिखी हुई लाइन एज इट इज,
कि मंडल जो है उसका अधिकारी कौन? प्रदेष्टा। जबकि प्रदेष्टा का एक काम जज का भी है, फौजदारी न्याय भी करता है, और वो एक केंद्रीय मंत्री के नीचे उत्तरदायी है, समाहर्ता। समाहर्ता कौन? टैक्स वसूलने वाला। एक तो ये बात याद रखनी है। अब यहाँ आ जाइए, बहुत ही बड़ा प्रश्न, जिला, जिसको नाम दिया गया विषय, और विषय के अध्यक्ष को कहा गया विषयपति। ये ध्यान रखें, सीधे सीधे प्रश्न है यहाँ। लेकिन एक बात आप सब जानते हो, जिला दो चीजों से मिलकर बनता है, गांव भी होते हैं उसमें और शहर भी होते हैं उसमें। पहले इस पे बात कर ले जहां से पेपर में प्रश्न आता है। अब मैगस्थनीज की बात आएगी। अब तक तो कौटिल्य की बात आती रही, अब मैगस्थनीज की बात आएगी। मैगस्थनीज कहता है, पोलीब्रोथा नगर का शासन चलाने के लिए एक समिति होती थी 30 लोगों की। समितियां कुल कितनी? 6। लोग कितने? 5-5। तो आप ये याद रखना है, 6 गुणा 5 बराबर 30। समितियां कुल कितनी? 6, और व्यक्ति कितने? 5। ये प्रश्न पेपर में फिर आ सकता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में ही आता है। अपने लिए अगर आएगा तो आप लोग क्या रखते हो? समितियां काम क्या करती? नहीं। और आसान है बात, इनका उल्लेख किसने किया? अर्थशास्त्र ने, मैगस्थनीज। पोलीब्रोथा का शासन पेपर में यूं आए कि भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन उल्लेख नगर पालिकाओं जैसी संस्थाओं का कहां से मिलता है? तो अगर वो फिर मौर्य काल ना लिखे, इंडिका ही लिख दे सीधा, तो उत्तर सही होगा। ये ध्यान रखनी, घुमा फिरा के बात वहीं आती है। पाटलिपुत्र के शासन के बारे में जानकारी देने का काम भी मैगस्थनीज करता है। और यहाँ एक बात और लिख रहा हूं, 2 शब्द, एग्रोनोमोई, एस्टीनोमोई, ये बहुत बारीक है, लिखा हर गाइड में मिल जाता। एग्रोनोमोई, एस्टीनोमोई, दोनों का उल्लेख करती है इंडिका। और क्या कहती? जिले के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को तो कहता है एग्रोनोमोई, जिसका काम है सड़कें बनाना, निर्माण। PWD का काम जिसके हाथ में है, पब्लिक सार्वजनिक निर्माण विभाग, समझते हो ना? जिन सड़कों को ग्रेफ बनवाता है या कुछ भी करता है वो PWD अलग है, ग्रेफ अलग है। हमारे यहाँ 2 संस्थाएं हम सुनते हैं। सरकार जो टेंडर पास करके अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट देके बनवाती है, वो डिपार्टमेंट कौन सा है? PWD। तो एग्रोनोमोई तो ये काम, नगर का प्रशासनिक अधिकारी है एस्टीनोमोई। यहाँ उलझना नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूं उसका नाम एस्टीनोमोई, ये याद रखना। शहर का प्रशासनिक अधिकारी, इसको क्या कहोगे? निर्माण का अधिकारी। और निर्माण का अधिकारी कहाँ का? यहाँ का। किसके अनुसार? इंडिका के अनुसार। ऐसे उल्टे सीधे नाम जहां भी मिले, ये सारे इंडिका के अनुसार ही हैं, ये ध्यान रखना। अब पहले यहाँ ये बात वो कह रहे हैं कि 30 लोग शासन चलाते हैं, किसका? शहर का। और इस शहर का शासन मूल सबसे ऊपर कौन है? नाम लिया था 18 विभागों में। देखिए, नागरिक उसमें रखा गया जो नगरों का शासन चलाता है, लेकिन सीधे उत्तरदायी किसके प्रति? राजा के प्रति। अब इसके नीचे जो समितियां काम करती हैं, मैं बोल के ही बता दूं। पहली समिति उद्योग धंधों की देखभाल, ये रखना आपको। दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल, जो घूमने आते हैं, राजदूत आते हैं। तीसरी समिति जनगणना, जनसंख्या की गणना। चौथी समिति करती है किसकी? देखो, 3 चीजें एक साथ मिली जुली हैं। व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। व्यापार और वाणिज्य, क्या बना, क्या बिका, उसकी देखभाल की, प्रोडक्शन कितना हुआ, हमें आमदनी कितनी हुई। उसके बाद 5वीं समिति मिलावट को रोकती है। आपके यहाँ मिलावट नहीं लिखा मिलेगा, आपको लिखेगा विक्रय की गई वस्तुओं का निरीक्षण। बात तो वही है, मिलावट को रोकती है। और छठी है बिक्री कर वसूल करना, जिसको आज आप सेल टैक्स कहते हैं। आज भी आप देखते हो ना, आपको बार बार टीवी पे आता है, जागो ग्राहक जागो, बिल लें, जो भी वस्तु खरीदे उसका बिल लें, भले ही उसकी गारंटी ना हो। आप दवाई ली, आपने बिल ले लिया, दवाई खा ली, उसका काम खत्म हो गया, आपने बिल फाड़ दिया, लेकिन आपका बिल सरकार को बहुत फायदा देता है। अगर आप देखना, किसी मेडिकल वाले पर जाना दवाई लेने, आप उसे 1 रुपए की गोली ली, 50 रुपए की दवाई ली, आपने अपने हिसाब से ले ली, बिल नहीं काटा, उसने कहीं दर्ज किया? कहीं दर्ज नहीं किया।
अगर वो दर्ज करके आपको बिल देगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी और वो सरकार को हिसाब देना पड़ेगा, मैंने इतनी दवाई बेची, उसका उसे क्या पे करना पड़ेगा, सेल टैक्स। वो 2 नंबर में चली गई दवाई। 2 नंबर में जाने का मतलब है उसकी खुदरा कीमत, उसने बहुत कुछ बचा लिया, वह सेल टैक्स सब बच गया उसका। आपके पास जो दवाई आपके हाथ में आई है उसके ऊपर लिखा अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा होता है कि नहीं भाई, इससे ज्यादा नहीं बिक सकती, उसमें सब कुछ दर्ज है और वो सारा दर्ज है। अगर आपने बिल लिया तो उसका सरकार का हिस्सा भी उसमें दर्ज है, व्यापारी का भी है, सबका है। बिल नहीं लिया तो सारा ही किसका है, व्यापारी का, सारा ही खा गया वो। इसलिए बिल लेना कोई जरूरी गारंटी का ही पर्याय नहीं होता। बिल लेना हमारी सरकार की आमदनी में भी जाता, लेकिन जिसकी कोई गारंटी होती है तुरंत बिल मांग लेते हो, जिसकी गारंटी नहीं है। आज आप दवाई ले आए, खुदा न खास्ता वो गारंटी में पड़ी है और एक्सपायर नहीं हुई तो भी खराब कर गई, किसको रोओगे जाकर? किसी को नहीं रो सकते आप नहीं कह सकते फलां डॉक्टर ने दवाई दी, फलां मेडिकल वाले को प्रूफ दो, मेडिकल वाला मुकर गया, मेरे से लेके ही नहीं गए, क्या कर लोगे आप? हम जाने अनजाने रोज गोलियों पे गोलियां खाए जाते हैं, कभी ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं 3 रुपए का पत्ता आता है काले पत्ते की गोलियों का, इसके लिए बिल लेने की क्या जरूरत है? बिल तो 1 रुपए का भी कर सकता है। आप हॉस्पिटल जाओ सरकारी, याद हो कभी 2 रुपए की पर्ची कटती थी, उसकी भी रसीद मिलती थी आपको। जब वो दे सकते हैं तो मेडिकल वाले क्यों नहीं दे सकते? आज तो चलो 10 रुपए हो गए, अब तो चलो ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी वो 10 रुपए फंड में जाते हैं, बहुत ही चैरिटी में लगते हैं, सरकार उनके लिए उन्हीं लोगों के काम में लगाती है। तो इसीलिए कौटिल्य ने भी कहा कि अध्यक्षों जो विभागों के अध्यक्ष हैं, जो डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारी हैं, कि जिस तरह से पानी में रहते हुए मछली को पानी पीते हुए कोई नहीं देख सकता, उस तरह से सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए, घूसखोरी करते हुए कोई नहीं देख सकता। इसीलिए उसने एक और व्यवस्था का भी जिक्र किया कि अगर इस सारे तंत्र को ठीक चलाना है तो एक मजबूत आपके पास गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, जो हर सरकारी कर्मचारी की छोटी मोटी घटनाओं के बारे में राजा को हर समय जानकारी देते रहें। यानी कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, मोबाइल आ गए, सोशल मीडिया आ गया, तो भी पता नहीं लगता कि हाँ क्या हो गया। और उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी कोई, कहते हैं आपकी किताब में भी लिखा है कि एक बार चंद्रगुप्त ने एक जगह का दौरा किया, जब व्यापार में कहीं मंडी में गया तो उसने देखा कि इसमें घपला कितनी चीजों का किया गया, मात्र 20 रुपए। इतना सुधार तक उसने कर दिया था, हेराफेरी नहीं होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ ध्यान रहे, शहर का शासन चलाते थे 30 लोग, जिन 30 लोगों के काम दोबारा बोल दूं, उद्योग धंधों की देखभाल, विदेशियों की देखभाल, तीसरे नंबर पर जनगणना, चौथे नंबर पर व्यापार वाणिज्य, पांचवें नंबर पर मिलावट को रोकती थी, छठे नंबर पर बिक्री कर वसूल करती थी। और ये भी याद रहे, इस तरह से उसने इस पूरे शासन को इतना मजबूत कर दिया कि वहां पर गलतियों की संभावना बिल्कुल हटा दी। और अब यहाँ बात एक और, अब यहाँ पहुंच गई, ये आसान है, पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन गांव कितना? 1, ये ध्यान रखना, 100 गांव, 200 गांव, 400 गांव, 800। और ये 800 गांव भी बने तो एक एक से ही हैं, ये तो समझ रहे हो। आप अगर एक गांव का शासन पढ़ दोगे तो आप 800 गांवों का शासन पढ़ दोगे। शासन तो हर गांव का अलग है, सामूहिक रूप से वो जिसके प्रति उत्तरदायी हैं वो पढ़ना अलग है, बाकी चीज कॉमन है। एक गांव में क्या उल्लेख है? अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है, ग्राम वृद्ध परिषद, इसका एक उल्लेख आता है कि इसका एक मुखिया होता था गांव का, जिसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, अवैतनिक पद होता था, छोटे मोटे झगड़ों को भी निपटा देता था और राजा इसमें इंटरफेयर नहीं करता। जब इससे नहीं सलटेंगे तो ऊपर जाएगी बात, उससे भी नहीं सलटेंगे तो राजा के पास जाएगी। तो गांवों में एक गांव की व्यवस्था तो ये, और ये लगान वसूली के लिए भी जिम्मेदार था। 100 गांव क्या कहलाते हैं? संग्रहण। 200 गांव कहलाते हैं खरवारिक, 400 कहलाते हैं द्रोणमुख और 800 कहलाते हैं स्थानीय। लेकिन यहां एक और फर्क है जो गड़बड़ कराएगा पेपर में। संग्रहण का अधिकारी कहलाता है गोप और स्थानीय का अधिकारी कहलाता है स्थानिक। 2 आगे गौर कीजिए, ये जो व्यक्ति एक गांव को चला रहा किसके नीचे है? गोप। गोप किसका अधिकारी? 100 गांव।
ये किसके नीचे सबसे बड़ा अधिकारी 800 गांवों का। अगर मैं कहूं कि सारे गांवों की रिपोर्ट, जिले में जितने गांव हैं, ये भी ध्यान रखना, पूरे साम्राज्य में जितने विषय हैं उनमें इस तरह का ढांचा हर जगह होगा, समझ रहे हो? हर जिले में इस तरह से गांवों का संगठन होगा। आप कह सकते हो कि हर जिले में जिले का अधिकारी विषयपति हो गए, शहर को चलाने वाला, लेकिन गांवों का सबसे बड़ा अधिकारी जो जिले के अधिकारी विषयपति के नीचे है, तो ये हर जिले में होगा। एक गांव ज्यादा है तो सब में होगा। तो स्थानिक सबसे बड़ा अधिकारी जो किसके नीचे उत्तरदायी है, विषयपति। ये इतनी बात याद रखनी। अब लौटिए, हमारे ये ढांचा पूरा हो गया। जहां से पेपर में प्रश्न आता है अब वो ये है, न्याय, गुप्तचर व्यवस्था, आमदनी कैसी थी, जुर्माने कैसे थे, उससे बात पूरी होती है, और सेना कैसी थी। इसी से मौर्य काल का प्रशासन पूरा होता है। अब थोड़ी बात, बड़ा आसान प्रश्न, गुप्तचर व्यवस्था। पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था क्या कहलाते थे, पहले तो यही, ये नहीं आएगा पेपर में। अगर मैं मान लूं कि ये पेपर में आ गया तो हमारे लिए नुकसान है। बिल्कुल ही जमीनी बात है, हर किसी को पता है कि गुप्तचर कितने तरह के होते थे, दो, संस्था और संचार। संस्था वो जो एक जगह रहकर सूचनाएं इकट्ठी करते थे, संचार वो जो घूम फिर के सूचनाएं लाते थे। पर ये बात आ गई तो हमें नुकसान है। क्या आएगा, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे अर्थ लो, अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख मिलता है इस नाम से। अर्थशास्त्र इनको कहता है गूढ़ पुरुष, गुप्तचरों को, और यूनानी लेखक इनको एक नाम से पुकारते हैं, वो है ये ओवरसीयर, ओवरसीयर्स, या हिंदी में करो तो उसका मतलब होता है ये निरीक्षक। यहां पकड़नी है बात, यूनानी लेखकों के ओवरसीयर्स से संबंध है गुप्तचरों का। यूनानी निरीक्षक किसे कहा गया, गुप्तचरों को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया गया, गूढ़ पुरुष। और इस पूरे विभाग को, सारी रिपोर्ट जो लेता था, एक बड़ा अधिकारी होता था, गुप्तचरों के सारे विभाग को टैकल करता था, और उस विभाग का नाम यह था महामात्यापसर्प। आपको यह पढ़ना है, यहां तक जाना है आपको, और आगे चलिए। अब आती है कैटेगरियां दो, महामात्यापसर्प। एक चीज मैंने अभी भी अलग छोड़ रखी है, वो आ जाएगी, ये शब्द अलग छोड़ रखा। आप इसको यूं लिखिए, अब हो गई बात, महामात्य, महामात्यापसर्प। अब ये इतनी दूर बात हमने कर दी, एक चीज मैंने अलग रख रखी है, अमात्य, इस पर अलग बात करूंगा, तो समय लेने वाली है। दो तरह का डिपार्टमेंट हो गया, संस्था और संचार। लेकिन उसके लिए शब्द ये जाने, अर्थशास्त्र गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष, यूनानी ओवरसीयर, निरीक्षक, और एक नाम और, स्ट्रेबो। स्ट्रेबो इन्हें इंस्पेक्टर कहता है, ये भी ध्यान रखें। स्ट्रेबो इंस्पेक्टर कहता है, यूनानी लेखक आमतौर पर ओवरसीयर कहते हैं, स्ट्रेबो इंस्पेक्टर कहता है। और ये मतलब किस व्यक्ति से है, गुप्तचरों से। और ये दो तरह के हैं, एक जगह रहकर काम करने वाले और घूम फिर कर काम करने वाले। इनकी फिर आगे 8-8, 9 कैटेगरियां हैं, गैपथिक, कपटिक, वैदेहिक, संति, तिसना, शरद, आप सब नाम पढ़ते हो, इतना नहीं पढ़ना, ये मूल बात है, ये हो गई बात। अब आते हैं न्यायालय कैसे थे, ये जान। और ये भी याद रखना, चंद्रगुप्त के काल में औरतें भी गुप्तचर होती थी, औरतें अंगरक्षक भी होती थी, वेश्याओं से भी गुप्तचर व्यवस्था करवाता था, छोटे बच्चों से भी वो संदेश ले लेता था, गुप्तचर काम करवाता था गुप्तचरों के। तो न्यायालय दो तरह के होते थे। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो पहले तो ये नाम ले दूं, दीवानी व फौजदारी। दीवानी मामलों को कहते थे मौर्य काल में धर्मस्थीय, और फौजदारी मामलों को कहा जाता था कंटक शोधन। ये बात भी मुश्किल नहीं है, आसान है अगर ये पेपर में आई तो। लेकिन अब सवाल ये, धर्मस्थीय न्यायालय में जो काम करेगा व्यवहारिक, हमने नाम लिया था नीचे, विभागों में वो लिखा पड़ा, ये कौन से दीवानी मामलों का अध्यक्ष है, और इसका कौन है, प्रदेष्टा, जो कौन से मामले देखेगा, फौजदारी। लेकिन अब इसके बाद और भी कुछ बिल्कुल अलग। मौर्य काल में मृत्यु दंड प्रचलित था,
अशोक का चौथा स्तंभ लेख, बड़ा स्तंभ लेख। कल कहा था ना कि जिनको मृत्युदंड मिला हुआ है, और मृत्युदंड किन लोगों को? बहुत बड़ा प्रश्न। अर्थशास्त्र कहता है टैक्स चोरों को मृत्युदंड मिलता था। यह याद रखनी है बात। जो लोग सरकार के टैक्स की चोरी करते थे, आज भी सरकार उन्हें मृत्युदंड नहीं दे पाती, और उनको अर्थशास्त्र में लिखा है कि उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। एक तो इस मामले पर मृत्युदंड मिलता था राजद्रोह, और एक आपको मिलता है टैक्स चोरी पर मृत्युदंड, यानी कि मृत्युदंड की प्रथा प्रचलित थी। लेकिन अशोक अपने चौथे बड़े स्तंभ लेख में कहता है कि मैंने मेरे न्यायाधीशों को अधिकार दिए हैं कि उन मृत्युदंड पाए हुए लोगों को 3 दिन का समय दिया जाए, ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने आप को स्वर्ग तक ले जा सकें। लेकिन अभी बात ये, सामान्य शब्द, मौर्य काल में इस शब्द के लिए एक शब्द आता था अपराध के लिए, ये साहस, जिसके लिए दंड मिलते थे, वो क्या है? साहस। यानी कि आपने अपराध किया। 3 तरह का अपराध होता था, पूर्व साहस दंड, मध्यम साहस दंड, ये अपराधियों की कैटेगरियां थी। उत्तम साहस दंड। अपराध क्या कहलाए? साहस। 3 तरह की कैटेगरियां, छोटा, बीच का, बड़ा। जो सबसे छोटा अपराध है उसके लिए 48 से 96 पण जुर्माना लगेगा। जो बीच का है उसमें 200 से 500 पण आपको जुर्माना लगेगा, और यहाँ से 500 से 1000 तक पण जुर्माना लगेगा। 48 से 96, 200 से 500, 500 से 1000, ये आपको जुर्माना लगेगा। पूर्व साहस दंड, मध्यम साहस दंड, उत्तम साहस दंड। लेकिन यहाँ 2 मामले ऐसे हैं जो करोगे तो आपको मृत्युदंड मिलेगा। अगर कोई आदमी अपराध करके स्वीकार ना करे, मुकर जाए कि मैंने नहीं किया, फिर उसके लिए एक परीक्षा ली जाती थी। ये बहुत प्रसिद्ध है, दिव्य परीक्षा। दिव्य परीक्षा का मतलब जलती हुई तेल में हाथ डाल लो, अंगारों पर खड़े हो जाओ। यानी कि वो पुरानी कहानियां प्रचलित है ना, कि जो आदमी होगा वो खुद ही बोल देगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये दिव्य परीक्षाओं में आता था। ये उनका न्याय का ढांचा, इतना याद रखना है, पूर्व, मध्यम, उत्तम। अब आ जाइए यहाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों? सिर्फ इसमें से अगर प्रश्न आया तो एक चीज तो ये याद रखनी है कि मौर्यों के पास ये भी थी, नौसेना, और इसके अध्यक्ष को आप नाम भी पढ़ते हो, नवाध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, विविताध्यक्ष, पढ़ते हो ना, मुद्राध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, रूपदर्शक, गणिका अध्यक्ष, सारा गो अध्यक्ष, कितने पढ़ते हैं हम? ये क्या है? छोटे अधिकारी। लेकिन जहां गड़बड़ करते हो, मुद्राध्यक्ष, पैसे बनाने वाला नहीं, पासपोर्ट, कस्टम डिपार्टमेंट का अधिकारी, जो ठप्पा लगा के आपको राजदूतों की तरह बाहर भेज सकता। लवणाध्यक्ष, सिक्कों का अध्यक्ष। रूपदर्शक, उसको चेक करता। अगर आज मुद्रा से संबंधित अधिकारी हैं तो लवणाध्यक्ष और रूपदर्शक हैं, ना कि मुद्राध्यक्ष। ये ध्यान रखना। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट का, कस्टम का अधिकारी है, बाकी सब नहीं लिखे। विविताध्यक्ष, चरागाहों का अध्यक्ष। गो अध्यक्ष, गौओं का अध्यक्ष। लोहार, करमार, ये सारे सामान्य हैं। जहां गड़बड़ होती रही है वो 2 हैं, मुद्राध्यक्ष कस्टम, लवणाध्यक्ष सिक्का ढालने का, टकसाल का अधिकारी। रूपदर्शक उन सिक्कों को चेक करे कि वो ठीक है कि गलत है। नौसेना का अध्यक्ष मैंने नाम लिखा, इससे पता चलता है कि थी नवाध्यक्ष। लेकिन अब सवाल यहां भी नहीं, सेना को भी कितने लोग डील करते हैं, कितनी समितियों में, और कितने कितने लोग। लेकिन इनके ऊपर कहलाया नायक, इसके ऊपर कहलाया महासेनाधिपति। आप एक ही नाम कह सकते हैं, महासेनापति। थोड़ा गौर करिए, महासेनापति किस में आएगा? मंत्रिण में। राजा सबसे बड़ा सेनापति है, उससे नीचे कौन है? महासेनापति। वो क्या है? अगर उसका वेतन पता है 48,000 पण मिलता है तो किसका सदस्य है? मंत्रिण का है। तो लिखा था ना, युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति और सन्निधाता। इसके नीचे कौन? नायक। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, नायक एक बहुत छोटी सैनिक टुकड़ी का अध्यक्ष होता था और उसका वेतन 1000 पण था। यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष तो था, लेकिन इसका वेतन कैसी श्रीवास्तव में 12,000 पण नहीं लिखा हुआ, 1000 पण लिखा, छोटा दिखती।
अब आइए यहाँ सेना में एक बात और भी पढ़नी है, और डेप्थ में ले जाए वो पेपर में। हम ये तो पढ़ चुके कि 30 लोग शासन देखते हैं सेना का, 6 समितियां 5-5 भागों में बंटी हुई 5-5 लोगों में। क्रम है, 2 का क्रम नहीं है, बाकी क्रम है। पहली जिसको देखेगी वो है ये जल सेना, दूसरी देखेगी सेना की रसद सामग्री। अब क्रम है, वो क्रम ये है, पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना, ये 4 हो गई और 2 ये याद करनी मुश्किल है, बाकी क्रम है। पहली नौसेना, दूसरी रसद सामग्री, तीसरी पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना। ये है उनकी 6 सेना के ढांचे जिनमें वो चलती थी। अब एक बात और, ये तो देखो आपको रटना ही होगा, मैंने बोल भी दिया तो भी इससे कुछ होने वाला नहीं, और यहाँ से पेपर फंसाएगा वो। अंदर जाके सब जानते हैं कि 5-5 लोग थे, लेकिन क्रम टूट जाता है पेपर में, यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो ये ध्यान रखें। अब जो सीधा क्वेश्चन, वो 2 चीजें क्लियर कर देगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौर्य काल का अर्थव्यवस्था कैसी थी, या तो आप यूं पढ़ लो या यूं पढ़ लो, मौर्य काल का टैक्सेशन सिस्टम क्या था, तो बात क्लियर हो जाए। लेकिन कौटिल्य से बात शुरू करता हूं कि साल में 2 फसलें ली जाती, वर्षा पर डिपेंड थी, लेकिन नहरों से भी सिंचाई होती। सिंचाई कंधों पर पानी ढोकर, रहट से, नहरों से, कुओं से। 4 तरीके दिए हुए कौटिल्य कर शास्त्र में सिंचाई कैसे होती थी। जहां ऋग्वेदिक काल में कुल्या कहा गया है नहरों को, याद हो आपको, तो ये ध्यान रखना है, नहरों से भी सिंचाई होती थी। और उसके बाद टैक्स कैसे होते, पेपर में ही आता है, बड़ा चैप्टर है। भू राजस्व, उत्पादन पर, कृषि उत्पादन पर जो टैक्स लिया गया, भाग, कितना हिस्सा, 6ठा, ये बड़ा प्रश्न है। षट भाग भी कहते हैं, भाग भी कहते हैं, 6ठा हिस्सा भी कहते हैं, लेकिन किस पर, उपज, उपज पर लिया गया टैक्स भाग। 2 टैक्स और हैं, बलि और कर, ये मैं कल चर्चा कर चुका हूं। बलि भी कर था, जिसका उल्लेख रुम्मिनदेही अभिलेख में, याद है, जहां उसने 1/4 से 1/8 कर दिया। कर भी कोई कर दे था, शायद वो परिस्थितियों में लिया जाता था, कोई धार्मिक कर रहा होगा, ऐसा किसी ने कहा। लेकिन 3 चीजें और याद रखनी। एक तो है बहुत बड़ा नाम, सीताध्यक्ष और सीता, शब्द बहुत बड़ा है। सीता कहा गया राजकीय भूमि, मुगल काल में जिसे पुकारा गया खालसा भूमि, और सीता भूमि की देखभाल करने वाला सीताध्यक्ष, और उससे आने वाली आमदनी को भी कहा गया सीता, और वो राजकोष में जमा हो गई। तो आपको ये बात इस तरह से अगर पेपर में ना आए, पेपर में आ जाए मौर्य काल में भूमि का मालिक कौन होता, तो दोनों ही है, राजा भी है और किसान भी है। जो भूमि सीता है वो क्या भूमि है, राजकीय भूमि। जिस भूमि पर किसान टैक्स अदा कर रहे हैं वो भूमि को मालिक कौन है, किसान है, उनको उसका मालिकाना हक दिया हुआ है। तो भूमि के दोनों मालिक हैं। जहाँ ऋग्वेदिक काल में राजा जन और कबीले का स्वामी है, बाद में साम्राज्यवादी हुआ, लेकिन उसके अधिकार था, वो सिर्फ युद्ध का नहीं था, भूमि का मालिक नहीं था। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, यहाँ राजा और किसान दोनों भूमि के मालिक हैं। और अब कर एक और लिखूं, टैक्सों के नाम लिख दूं। सबसे पहला हमने बड़ा नाम, चलो यही पेपरों में आता है, सीता। दूसरा नाम है भाग, एक नाम है कर प्रणय, एक है बलि, एक है कर, एक है विष्टि, एक है हिरण्य, और एक और प्रवेश्य, निष्क्रम्य। इतने कर आप याद कर लो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, और कुछ उम्मीद नहीं पढ़ने के आने की। इसी को सुमेलित करवा सकता है वो, जैसे सीता राजकीय भूमि से आमदनी, भाग भू राजस्व का 6ठा हिस्सा, प्रणय के आगे लिखोगे आपातकालीन कर, जो कभी कभार ही लिया जाता है, अकाल पड़ जाए, विपत्ति आ जाए। बलि संभवतः एक कर था, इसीलिए यही लिखेंगे हम, क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ हुआ है, रुम्मीदेही अभिलेख पर। कर भी किसी के अनुसार तो ये धार्मिक कर था। विष्टि को कहते हैं बेगार, हिरण्य कर को नगद लेना, और मेय कहते हैं कर को अन्न के रूप में लेना। ये शब्द रखने हैं, दोबारा ध्यान दें इन्हीं पर। विष्टि शब्द बहुत बार पेपर में आया है,
विष्टि मतलब बेकार, जिसके बदले में कोई मेहनताना नहीं मिलता। हिरण्य टैक्स नहीं है, टैक्स को कैसे लेना, नगद में। मे शब्द आ जाए तो टैक्स कैसे लेना है, अन्न के रूप में। आप फसल भी दे सकते हो। ये आयात कर और निर्यात कर, प्रवेश करना, निष्क्रमण बाहर ले जाना, बेचना और खरीदना, ये टैक्स इतने और बढ़ने, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। एक तो अर्थव्यवस्था इस पर खड़ी है, एक अर्थव्यवस्था भूमि के उत्पादन पर खड़ी है। इसमें सबसे ज्यादा स्थान इनका भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस पर भी तो खड़ी है, व्यापार पर। सीधे सीधे प्रश्न है, गौर कीजिए। काशी, वत्स, बंग सूती कपड़ों के लिए विख्यात, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी मलमल। काशी चले जाइए, काशी का नाम तो बहुत बार लिया है मैंने, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में चीनी पट्ट का भी उल्लेख है, चीन के बने हुए रेशम का भी उल्लेख है। दो शब्दों का उल्लेख है, चीना शंकु, चीनी पट्ट, जिसके बारे में लिखा होता है वो श्वेत और चिकना होता था, सफेद रंग का होता था और बड़ा सिल्की होता था। और वो क्या है, रेशम। भारत में भी रेशम के कीड़े पाले जाते थे, लेकिन एक बार एक पेपर में प्रश्न आया था, ये शब्द बहुत बड़ा, कोशे। कोशे भी क्या है, वस्त्र हैं। और यहाँ अगर मैं, पूरा विवाद है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कोशे शब्द भारत के रेशमी वस्त्रों को ज्ञात करता है कि यहाँ रेशम के कीड़े भी पाले जाते थे। और आप भी पढ़ते हैं, शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, हमें पढ़ते भी रहे हैं। तो ये बात भी है कि मौर्य काल में भी भारत का व्यापार विदेशों के साथ था, चीन के साथ भी था। और एक नाम ले रहा हूं, एक बड़ा मार्ग जिसको हेमवंत पथ कहते थे, मार्ग नंबर 1, जिसको आज आप इस नाम से जानते हो, जीटी रोड, यहां से शुरू होती थी पुष्कलावती, यानी कि सिंधु नदी के मुहाने से लेकर जाता था भारत के बीच में होकर बड़े बड़े नगरों को, श्रावस्ती, कौशल, पाटलिपुत्र होता हुआ इस नुक्कड़ पे जाता था, भारत के उत्तरी बंदरगाहों को घेरता था, बंगाल की खाड़ी तक, जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए बड़ा प्रश्न है। जैसे पश्चिम का जो हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह था, ये जिसका नाम है भृगुकच्छ, पूर्वी बंदरगाह जो बहुत प्रसिद्ध रहा उसका नाम है ताम्रलिप्ति। लेकिन एक और बात बिल्कुल नई जो वीसी पांडे ने कही है कि सिंधु नदी के मुहाने पर एक और बंदरगाह बना हुआ था जिसका नाम था बारबेरिकम। ये नया एक और जोड़ना। तो अब ये मार्ग नंबर 1 है जो बड़े बड़े नगरों से होता हुआ पूरे भारत को क्लियर करता था, जिसे बाद में शेर शाह ने एक नाम दिया, सड़क ए आजम, ग्रांड ट्रंक रोड आज नाम देते हैं। और शेर शाह के बारे में एक और बात बता दूं, मैंने कहीं भी है, अगर आप लोग उस समय थे, उसने सड़क ए आजम के हर 3 कोस के ऊपर एक कोस मीनार बनवाई, याद है ना, कोस मीनार, एक कुआं और एक पेड़, ताकि राहगीर बैठे, छाया मिले, पानी की प्यास मिटे। आज भी वो हैं, ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे किनारे कोस मीनारें बनी हुई हैं, इतनी इतनी ऊंची हैं। वो बताती हैं कि आपकी दूरी कितनी रह गई। और जो यहाँ से शुरू होकर सोनार गांव, अगर पुराना नाम ले तो ताम्रलिप्ति तक जाती है सिंधु के मुहाने से, मध्यकाल में नाम ले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में तो बंगाल में सोनार गांव से लेकर अटक तक जाती, कहाँ, पेशावर तक जाती थी, अटक तक। और बाद में इसी सड़क का प्रयोग हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और हमने जो ट्रांसपोर्टेशन किया था, आप सुनते हो, फिल्मों में भी देखते हो, गदर मूवी में दिखाया गया है, लोग कैसे मारे गए, कैसे काटे गए। इन सड़कों का उपयोग होता रहा है जहाँ से उन लोगों को भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान तक जाती है, अब तो ये बंद हो गई। और ये एक ढांचा मौर्य काल का ये प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। इसीलिए इन नगरों पर जो 6 नगर आप पढ़ते रहे हो महाजनपद काल में, वो यहाँ मौजूद थे। अब एक और बात, नगर लाइनें और भी हैं, सड़क और भी हैं, एक यहाँ से आती है, एक यहाँ से आती है। ये क्या कह रहे हो, गुजरात से पाटन से निकली, मिल गई, प्रतिष्ठान से निकली, दक्षिण से आई, यहाँ मिल गई, यानी किसी के सहायक रास्ते बन गए। ये मार्ग नंबर 1 है मूल, 2 हो गया, ये 3 हो।
ये इस तरह पढ़ने। और इस एक का नाम उसने कौटिल्य ने क्या दिया है? बड़े मार्ग का हेमवंत पथ, जो हिमालय की चोटियों के साथ साथ गति करता है भारत के साथ जा। यह याद रखें। तो आप यूं पढ़ने की बजाय कर व्यवस्था कैसी थी? हमने पेपर में आने वाली सारी बातें पढ़ी हैं। टैक्स, भू राजस्व, खेती कितनी बार होती थी, मुख्य फसलें, सामान्य गेहूं, जौ, चावल, जितनी भी सामान्य फसलें हम बोते हैं सारी हैं, और ये उनका मार्ग है। टैक्स कैसे लिए जाते थे वो भी हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मौर्य काल की आमदनी के साधनों में सबसे बड़ा रोल जुर्मानों से आय का ही होता था, जिसमें नमक पर कर, वैश्य खानों पर कर, बूचड़ खानों पर कर, शराब खानों पर कर, आयात और निर्यात पर कर, संपत्ति के बेचने और खरीदने पर कर, ये सारे टैक्स उसकी आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। ये याद रखना। चल और अचल संपत्ति, जिसको आज आप कहते हो ना, हमने जमीन बेचे और रजिस्ट्री करवानी है, तो ये भी टैक्स हुआ करते थे। ये हो गई वो बात। अब एक ऐसा विवाद बचता है जो ना पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके बिना सारा कुछ ही अधूरा है। उसे समझने के लिए आपको एक अलग से ही चीज समझनी होगी, अमात्य। अमात्य शब्द के बिना कुछ भी अगर ये नहीं बताया हो, कोई भी टीचर कह देगा कि प्रशासन में कुछ नहीं पढ़ाया गया। ये ढांचा तो सारा किताबों में लिखा, हमने पढ़ लिया। जरा इस शब्द पे गौर करनी है, अमात्य। पब्लिक एड जब पढ़ते हैं अगर सब्जेक्ट लेके तो ये बहुत बड़ा खुलासा करता है। इतिहास कहता है, इसको समझने से पहले आप इस एक शब्द को समझ लें जो आज आता है, RAS और IAS। जरा आप लोग इससे वाकिफ हैं सब लोग कि जब पोस्टें निकलती हैं तो सीधा पूछते हैं RAS की कितनी सीटें हैं, यही पूछते हैं। मान लीजिए 750 सीटें RAS की, और आप ये भी जानते हो सारी RAS मतलब सारी तहसीलदार की नहीं, कुछ RTS, कुछ RPS, नीचे जाएंगे वो, जैसे जैसे आपकी मेरिट रहेगी वैसे वैसे आपको कैटेगरी मिलेगी। लेकिन एक ही नाम है, आप उनको कहते हो राजस्थान की प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाएं, इसलिए वहां जाके उसका खुलासा होता है, सबऑर्डिनेट सेवाएं। लेकिन जब पेपर होता है तो केवल एक कॉमन RAS के लिए होता, RSM, RTS। पेपर हो गया, लोग चुन लिए गए, इंटरव्यू हो गया, कितने लोग चुन लिए गए? 750 लोग चुन लिए गए। अब उन 750 लोगों को उनके नंबरों के हिसाब से विभाग दे दिए जाएंगे, लेकिन वो कहलाते तो सारे यही हैं। आप तहसीलदार बन गए तो भी RAS हो, आप DYSP बन गए तो RPS हो, आप ट्रैवलर ऑफिसर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, DTO बन गए तो भी आप RAS हो। लेकिन कैटेगरी तो यही रही, आप आगे आगे विभाजित हो गए। अब सवाल ये है, RAS एक वर्ग है जिसको पूरी तरह से चेक करके चुन लिया गया कि ये लोग अलग अलग विभागों में जाने के लायक हैं, उनको फिर काम दे दिया जाता है। अब यहाँ लौटिए, मौर्य काल में एक तो हो गया राजा, और एक हमने लिखा था ये नाम, अब मंत्री नहीं, मंत्री परिषद। और यहाँ दो प्रश्न है, मंत्री परिषद के मंत्रियों को जिनको कहा जाता था ये अमात्यों से चुना जाता, अमात्य चुन लिए जाते थे। एक कैटेगरी चुन ली जाती थी मौर्य काल में, ये अच्छे लोग हैं जो धन के लालच में भी नहीं आएंगे, चरित्र से भी अच्छे हैं, पैसे से भी ठीक है, मानसिक संतुलन भी ठीक है, कोई मुकदमा नहीं है। अच्छे लोगों को किस तरीके से चुना जाता था, यह शब्द भी पढ़ा होगा, उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण उनकी ठीक ठाक जांच कर ली गई है, तो गलत तो नहीं है, उनकी परीक्षा ले ली गई है, और हमने चुनकर एक वर्ग बना लिया 100 लोगों का, 150 लोगों का। अब हमें क्या करना, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति को कोई काम देना है तो वो एक्चुअल में उसको विभाग तो दे दिया गया, वो नागरिक बनने से पहले, वो अंतपाल बनने से पहले, वो दुर्गपाल बनने से पहले, वो दंडपाल बनने से पहले क्या है, अमात्य से तो उसको चुनना निकाला गया और उसे एक विभाग दे दिया गया। ये ध्यान रखना। तो बड़े बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, उन सारों का मिलाकर एक संवर्ग, एक कैडर तैयार किया जाता था जो आधुनिक IAS के समान होता था, और उनकी सामान्य संज्ञा होती थी अमात्य। और उसी में से मंत्री परिषद, मंत्रण, और उसी में से सभासद, निरीक्षक, गुप्तचर, सब छोटे मोटे लोग कहाँ से आते थे, अमात्यों के वर्ग से आते थे। ये जानना जरूरी था, और कुछ भी नहीं। यानी कि एक सामान्य संज्ञा है अधिकारियों की अमात्य, फिर उनको कैटेगरियां मिलती हैं। एक और चीज भी है जिनमें मैंने नाम लिया, दंडपाशिक, पुलिस अधिकारी। दंडपाशिक और डंडा रखने वाला हो गया। चोरोधर्णिक, ये भी नाम आता है पुलिस अधिकारियों का, चोरोधर्णिक, दंडपाशिक।
लेकिन यहाँ ध्यान रहे, दो नाम एक जैसे हैं, अंतपाल दंड दुर्गपाल, दो शब्द आए थे इसमें, अंतपाल दुर्गपाल दंडपाल। दंडपाल वही दंडपाशिक जिसको मैं पुलिस अधिकारी कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। अंतपाल अंदर के दुर्गों का नहीं, अंतपाल वो है जो सीमावर्ती दुर्गों का निरीक्षण करेगा, दुर्गपाल वो जो राज्य के भीतर के दुर्गों का निरीक्षण करे। ये उल्टा है मामला, ये थोड़ा ध्यान रखना। लगभग चर्चा करी, सेनापति बताने की जरूरत नहीं, युवराज पर बताने की जरूरत नहीं, सन्निधाता पर बात करने की जरूरत नहीं, समाहर्ता भी हमने बात की, नागरिक पे बात की, नायक पे बात कर ली, प्रदेष्टा पे बात कर ली, व्यवहारिक पे बात कर ली, कर्मांतिक पे बात कर ली। रहा क्या? अंतपाल, दुर्गपाल, दंडपाल, प्रशासता, द्वारिक राजा के निजी महलों की देखरेख करने वाला, अंतर्वशिक राजा के अंगरक्षक हो गए, शिकार पे भी जाएंगे, और प्रशासता रिकॉर्ड रखने वाला, राजा के फरमानों को रखने वाला। ये नामों के अर्थ बताओ। बड़े बड़े कंपटीशन में सिर्फ नामों के काम पूछे गए, इनका काम क्या है, और विशेषकर पेपरों में अगर काम पूछे जाते हैं, एक परंपरा है, मुगल काल के अधिकारियों के नाम पूछे जाते हैं, मीर तुजुक, मीर बहर, दरोगा डाक चौकी, पढ़ते हैं नाम। लेकिन अगर कोई पेपर बनाने वाला खड़ूस बैठा हो, वो कैसे, जिस एरिया का बंदा पेपर बनाएगा, अगर उत्तर प्रदेश से पेपर बना तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न ज्यादा आएंगे। बिहार में बहुत कम पेपर बनता है, वहां से आए। नियम तो है कि आपने टॉपिक छोड़े, टॉपिक के हिसाब से प्रश्न आने चाहिए, उतने आने चाहिए। लेकिन यार किसी का हाथ रोका जा सकता है क्या? कॉलेज लेक्चरर में 100 प्रश्न आते थे तो नियम था 30 तीसरा हिस्सा तीनों कालों से आना चाहिए, और एक हिस्सा विश्व इतिहास से। जब मैंने, जिसमें 81% मेरिट गई CSC आए थे, तो उसमें 44% इसके आधुनिक भारत के थे, और वो बाद में पता चला